सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको हम दोनों वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सब, और आपकी सुबह भी बहुत खुशगवार और अच्छे अंदाज में इसका आगाज़ हो गया होगा। कहते हैं दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए ना तो फिर सारा दिन एक अच्छे मूड में गुजरता है। लेकिन आजकल हम सबको मालूम है कि कराची में बड़ी तेज़ी से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और सिर्फ कराची नहीं, मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। वजह हम सबको मालूम है कि जब हम एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल हमारे दिमाग में गई है कि कोरोना है, लेकिन एसओपीज तो भाई खत्म हो गया है, सब कुछ दोबारा से खुल गया है, स्कूल भी खुल गए हैं, शादी हॉल्स भी खुल गए हैं, तो बस कोरोना भी गायब हो गया। ये इसलिए खुले हैं ताकि हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे, ताकि हमारे कारोबार चलते रहें, ताकि हम सब लोग जो हैं घरों में नहीं बैठ सकते, हमें पढ़ना भी है, हमें यूनिवर्सिटीज़ भी जाना है, हमें हॉस्पिटल्स भी जाना है। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम पाबंदी करें उन एहतियाती तदाबीर की जो हमें बताई गई। आपको पता है हमजा, इंडोनेशिया में ऐसे किया गया, और ये एक रिपोर्ट थी TRT की, उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहनते थे ना और नहीं पाबंदी करते थे कोरोना के जो हिफाजती इकदाम हैं SOPs की, उनको क्या सज़ा दी गई भला? क्या दी गई? उनको कहा जाता था कि जिन लोगों की कोरोना से अम्मात हुई है ना, अच्छा। उनकी कब्र आप खोदें। अच्छा। उसको ये इस तरह से उन्होंने उसको इन्फोर्स किया कि आपको अंदाज़ा हो कि सीरियसनेस ऑफ द मैटर क्या है, ये कितना संगीन इशू है, बहुत संगीन इशू और है। उसमें फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जो पकड़ा जाता था कि उसने नहीं पहना होता था मास्क, उसके लिए मैंडेटरी था कि वो वहाँ पे अभी भी है। और फिर यहाँ पर भी पहले देखे ना, नो मास्क नो सर्विस का एक जो है था ट्रेंड शुरू हुआ था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। अब नो मास्क नो सर्विस का वो नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आपको मॉल्स में नहीं जाने दिया जा रहा था, अब लोग जा रहे हैं और मॉल्स वाले भी जो है ना कुछ खास ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन दुनिया में सूरत हाल ये है कि आज ही में जो खबर है उसके मुताबिक कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जो है मार्गरेट फ्रेयर, उनका रुकने पार्लियामेंट जो मुअत्तल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्कॉटलैंड से सफ़र किया, पार्लियामेंट पे भी आई, वहाँ पे खिताब भी किया, मतलब बातचीत भी की, और उन्हें मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इस जुर्म पर या इस गलती पर उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया। जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा शक पड़ रहा है कि आपको जुकाम हो रहा है या आपको कुछ अलामात हैं, तो खुद कोशिश करें कि दूसरों से दूर रहें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आप में वो जो अलामात हैं वो कोविड की ही हैं तो फिर दूसरे उससे मुतासर ना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की एक दूसरे की तरफ। ये हमारा हक है एक दूसरे पे कि हम एक दूसरे को महफूज रखने की कोशिश करें। अगर बोरिस जॉनसन के वालिद जो हैं स्टैनले जॉनसन, अगर वो पकड़े गए हैं कि बगैर मास्क के शॉपिंग कर रहे थे और उनको माजरत करनी पड़ी है, तो मैं और आप और हम सब जो हैं हमें अपनी इस जिम्मेदारी को ज़रूर सबूत देना है, ताकि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा रहे और फिर पाबंदियाँ ना लग सके, फिर लॉकडाउन ना लगे। कराची में फिर से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ फ्लू हुआ था, तो मैं हमजा को दो दिन से दूर से हेलो हमजा कैसे हैं, ठीक है, मैं फील भी कर लिया, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं खुद देखता कि जो मेरे साथ हमारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं उनसे मैं खुद फासला रखूं। लेकिन आप सब एहतियात करें। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। ऑपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले तो वजीर आजम के भी सियासी मुखालिफिन को लफ्जी बाउंसर। वजीर आजम का कहना है कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर गए और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया। महंगाई के मुसलसल झटकों से निढाल अवाम के लिए एक अच्छी खबर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। आसान शराइत कम शरह सूद पर 30 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। जी तो जनाब, टॉप स्टोरी यही है कि अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले तो जारी थे, उसके बाद अब वजीर आजम इमरान खान भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने एक मैदान में नहीं, उसे कहते हैं ना खुम ठोक के मैदान में आना, मतलब बिल्कुल मुकम्मल तैयारी से। और उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में सियासी मुखालिफिन को लफ्जी बाउंसर मारकर बदला चुका था। अपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। अपोजिशन के पास एहतजाज करने का हक है, लेकिन कानून तोड़ा तो एक एक करके सबको जेलों में डाल देंगे। वज़ीर आज़म ये भी कह रहे थे कि अपनी चोरियां बचाने के लिए डाकू इकट्ठे हो गए हैं, ये मुल्क को मकरूज छोड़कर गए और जवाब अब हमसे मांगा जा रहा है कि जी कि आप लोगों ने क्या कर दिया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा
कि पाक फ़ौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है। और अगर हमारी फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ही कहना था, उन्होंने ये भी कहा कि सारे असासे उनके जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, वेबसाइट्स पे दस्तयाब हैं, उनकी कोई बेनामी प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना मुल्क से बाहर कोई जायदाद है। पनामा केस पर दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा कि मुझ पर गलत केस ये सारा जो है किया गया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी वापसी जो है मेरे ऊपर एक केस बना दिया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब का मैं वज़ीर आज़म बना हूँ मेरे असासे कम होते जा रहे हैं, मेरे बढ़ नहीं रहे हैं। और वज़ीर आज़म से जब सवाल किया गया कि जी कि क्या आप अपोजिशन के कहने पे इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी के कहने पे इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि अगर आपसे कहा जाए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए रात को, तो उन्होंने कहा मैं मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा। सो वो उनकी जो है हमें सिविल सुप्रीमेसी की जो बात कर रहे थे वो वज़ीर आज़म ने भी कल बड़ी दो टोक की। इसी पर बात कर लेते हैं। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। फैसल जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू है ख़ास से कॉन्फिडेंस में नज़र आए, क्या ये कॉन्फिडेंस अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर था, या फिर जो मियां नवाज शरीफ और नून लीग जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं उस पर था? देखिए, इमरान खान साहब पहले दिन से जब से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया है, उनके अंदर आपको यही कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि उनको एक चीज़ पे यकीन है और वो है अल्लाह पे। अल्लाह पर ईमान जो है उनका बहुत मजबूत है, और इसीलिए ज़िंदगी में जो भी उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और हर एक उनका जो ज़िंदगी में काम था वो नामुमकिन था करना, लेकिन अल्लाह के फजल से उन्होंने उसको मुमकिन करके दिखाया। जिस तरह शौकत खानम जब बना रहे थे तो वो बिल्कुल नामुमकिन था। इसी तरह बाकी भी आप उनकी ज़िंदगी पे देखें तो अब यहाँ पर भी जो लोग कह रहे हैं कि जी किधर है नया पाकिस्तान, तो इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंस है कि वो बना के दिखाएंगे, उस तरफ सफ़र गामज़न है। तो जाहिर है एक अच्छी कारकर्दगी है, एक मजबूत हुकूमत है, और बिल्कुल इदारे सारे एक पेज पे हैं। और ये भी हमें तारीख़ में बहुत कम मिलता है कि जहाँ सारे इदारे जो हैं हम हांग हों, और यही पाकिस्तान की जीत है, यही पाकिस्तान की आवाम की जीत है। और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस भी है, कारकर्दगी भी, और ये डिटर्मिनेशन भी, और ये पुख्ताज़म भी, और ये एक एतमाद भी कि वो पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है फैसल जावेद साहब, लेकिन वज़ीर आज़म के कल के इंटरव्यू से ये बड़ा साफ लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर उनसे भी कहा जाए इस्तीफ़ा देने को तो वो नहीं करेंगे। अगर उनको DGI जो है वो इस तरह की कोई बात कहे तो वो उन्हें फारिग कर देंगे। तो एक सिविल सुप्रीमेसी की जो कॉन्सेप्ट है तो उनके अंदर भी बोलता दिखाई दिया। तो फिर इख्तलाफ आपका नून लीग से किस बात पर, अगर वो भी इस चीज़ के हामी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नून लीग सिविल सुप्रीमेसी की हामी नहीं है। नून लीग हामी है सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत बचाने की। नवाज शरीफ और ये सारे करप्ट टोला जो है ये हामी है, जो इन्होंने करप्शन की हुई है किसी तरह से उससे बच जाएं। ये पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ आपको नज़र क्यों नहीं आई? इसलिए कि उन्होंने NRO के लिए एक लिख के हमें दिया हुआ था, 34 अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस में वो लिख के दी हुई थी कि अगर आप ये मान जाएं तो हम फैटिव में भी बिल दे देंगे, हम APC भी नहीं करेंगे, हम हुकूमत के खिलाफ बात भी नहीं करेंगे, आप हमें ये दे दें। वो क्या था? वो था करप्शन केसेस से छूट, और नैब को ख़त्म कर दें और मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी कि इलीगली पैसा यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र किया, चोरी का पैसा, और वहाँ पे अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। वो सारा बचाने के लिए इन्होंने NRO लेने की कोशिश की। जब NRO नहीं मिला तो तब ये कर रहे हैं। ये कोई सिविलियन सुप्रीमेसी उसकी तो बात कर रहे हैं, ये तो अपनी करप्शन बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है फैसल जावेद साहब, ये बताइए कि जो मियां नवाज शरीफ की हालिया तकारीर हैं, उनके खिताबात हैं, उस हवाले से क्या अपोजिशन की तहरीक को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको तकवीयत मिल रही है, या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक रूह फूंक दी गई है कि जो वो बयानात दे रहे हैं उसको आम पाकिस्तानी पसंद करता है या नहीं करता? हुकूमत क्या समझती है? ये पहले भी कर चुके हैं, और ये इसी तरह का इन्होंने कोशिश की और सारी चीज़ें की, लेकिन अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। और ये जो तकरीरें इन्होंने की हैं इदारों पे हमला, ये पहले भी हमला इन्होंने इदारों पे किया है, और ये इसीलिए इंडिया के मीडिया पे इनको काफ़ी पज़राई मिलती है, क्योंकि वो भी आर्मी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं,
और फ़ौज के ख़िलाफ़ ही इंडियन चैनल्स पे सारा बयानिया है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, और यही बयानिया आप देख रहे हैं नवाज़ शरीफ का भी है, इसलिए उन्हें वहाँ पे पज़राई मिलती है। और ये किसी भी पाकिस्तानी को काबिल कबूल तो नहीं है। और हमारी फ़ौज, हमारी बाकी अदारे, हमारी आवाम, हमारा मीडिया सब एक पेज पे हैं, और हम मुल्की किसी को भी अपने मुल्क की तरफ इस किस्म की बयानात देना, इस किस्म की बातें करना किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। बिल्कुल। अच्छा फैसल जावेद साहब, ये जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि सब डाकू इकट्ठे हो गए हैं, आपने भी फरमाया कि जैसे वो आपसे बात कर रहे थे कि नैब के कवानीन में अगर तरमीम कर ली जाए उनकी मर्ज़ी की तो फिर वो हर बात मानने के लिए तैयार है। ये चीज़ अवाम ने मद्देनज़र रखी थी तो वोट दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। आपके ख्याल में आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस चीज़ को लेके अवाम में जाएगी? महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो रही, उनका हल करने की कोशिश नहीं की जा रही। ये नवाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई, बैरूनी साजिशें, उनकी जो है मुल्क दुश्मनी, ये तमाम चीज़ें आपके ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ की कामयाबी का बाइस बनेंगी? हमारी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह लोग कहते थे कि किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा। 2-3 साल, 3.5 साल कहते रहे लोग कि किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा, ये अपोजिशन वाले ख़ास तौर पे। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ना सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है एक पार्टी की, बल्कि डबल वोट लेके वापस आती है। क्यों? कारकर्दगी के ऊपर। केपी में हमेशा कारकर्दगी पे वोट पड़ती है, वरना पड़ती नहीं है। आप ये देखें, इन्वायरमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस हो, रिफॉर्म्स हो, हेल्थ हो, हेल्थ कार्ड था, इसके अलावा एजुकेशन हो, कोई भी आप चीज़ पिक करें, मैं डिटेल में नहीं जाता। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल थी कि वहाँ पे हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वापस आए और डबल वोट लेके वापस आए, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऐसा ही है। तमाम तर चीज़ें ठीक चल रही हैं। पहले हमें ज़रूर क्योंकि हमारे तो 2 साल हुए हैं, और 30 साल ये लोग हुकूमत करते रहे, बारी बारी कुछ भी नहीं किया उन्होंने मुल्क के लिए। इमरान खान ने ना अपनी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, ना बैरून मुल्क जदादें बनानी है, ना उन्होंने कोई कारोबार करना है। सारा वक्त वो पाकिस्तान के लिए, उनका जीना मरना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और इनको तकलीफ ये इन सब की तो दुकानें बंद हो गई यहाँ पे, ये तो यहाँ पे चोरी का बाजार लगाया है। फैसल साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि पहले जब मियां नवाज शरीफ का खिताब दिखाया गया था तो हुकूमत ने यह कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इजाज़त दी है कि वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। अब जब पाबंदी लगा दी गई तो अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, इसलिए पाबंदी लगा दी गई। मामला क्या है? अब बिल्कुल भी नहीं है, अबे तो कोई बौखलाहट नहीं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो स्पीच करने लगे पहली, जिसका कंटेंट किसी को नहीं पता था, लेकिन जब कंटेंट का पता चला और उसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ उनका बयानिया है, और ये वो बयानिया है जो भारत को बहुत पसंद आ रहा है। कोई पाकिस्तानी चाहेगा, जज्बा हुब्बुल वतनी रखने वाला पाकिस्तानी, कि इस किस्म की स्पीच को नशर किया जाए, हरगिज़ नहीं चाहेगा। तो किसी सूरत भी हम इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते कि वो हमारे इदारों के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर, ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात के ऊपर हमला करे। ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल नहीं है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली उन्होंने रखा। लेकिन कुछ बात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन की भी, वो भी बैकफुट पे फरार नहीं जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर्टिकुलरली जिसने एक स्टेप लिया है, और वो स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के जो नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की है, उन अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले जो अरकान हैं उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया। पहले भी ऐसे आया था एक, जब मतलब उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई उनका रुकन जो है वो नहीं मिल सकता किसी भी बगैर इजाज़त के उनके किसी से भी। जी, वो पहले भी ऐसा होता रहा फरा, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया था। अब अचानक देखें ना, चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अशरफ अंसारी हैं, जलील शरगपुरी हैं, फैसल नियाजी है, निशात डाहा हैं, और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। इन सारों को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया, फैसला किया, और ये बात खुद एहसन इकबाल ने आकर बताई है। इसी पर नून लीग का मौक़िफ़ जान लेते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हैं सेनेटर रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम साहब।
बताइएगा, ये नवाज शरीफ की इदारों पर तनकीद का बयानिया, ये सबको मालूम था पार्टी में, मतलब सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बयानिया से, जो जितना स्ट्रॉन्ग उनका नैरेटिव है इस वक्त, जो हुकूमत के मुताबिक इदारों के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, भारत को खुश करने की कोशिश है और भारत की माँ पर मुल्की राज अफशा करना और इस तरह के मामला जो हैं ये उनके ऊपर बात की जा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि वो अदारों के ऊपर तनकीद करते हैं। इदारे तो मुकद्दस हैं, खा वो अदलिया हो, कोई भी मुहिब वतन इंसान या जी होश पर्सन अदारों को तो कभी निशाना नहीं बना सकता ना। माजी में अफवाज पाकिस्तान में लोगों ने मार्शल लगाए जिनको पूरी अदलिया ने भी रद्द किया। इसी तरह अदलिया के अंदर लोगों ने नजरिया ज़रूरत दिया और जजों ने गलतियां की बहुत सारी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 साल का टाइम ही नहीं दिया, बल्कि कहा कि आइन भी अमेंड कर लें। तो ये अभी अदारे की गलती तो नहीं है ना, ये तो उनकी है, तो इसलिए आई थिंक इसको उस तरह स्ट्रेच न किए गए। ठीक है जी, ठीक है। जल साहब, इस हवाले से बताइए, जब MPA कोई होता है उसको अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए, फ़ंड लेने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात करनी होती है। अगर वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और आपके MPAs उनको मिल रहे हैं, तो उनको निकाल देना क्या दुरुस्त फैसला है? क्या इससे पार्टी में डिसिप्लिन आ जाएगा, अलम बगावत मजीद बुलंद नहीं होगा, क्योंकि वापस लोगों ने अपने हल्कों में काम दिखाकर ही वोट लेने जाना है? देखिए, बात यह है कि आप अगर एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हैं ना, तो ये तो आपका राइट बनता है कि अगर आपका पॉइंट डिफरेंट है तो आप पार्टी को छोड़ दें, बजाय पार्टी निकालने के। आपको पार्टी जो है वो आप अपने ज़मीर के मुताबिक आप समझते हैं चीज़ ठीक नहीं है तो आप रिज़ाइन करके अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी की सफ में भी रहें और पार्टी की पॉलिसी को भी न चलाएं तो फिर ऑफकोर्स पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं सारा को पार्टी से निकाले, और ये डिसिप्लिन कायम करने के लिए ज़रूरी भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके सामने ही है कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि नून से शीन निकलेगी। शहबाज शरीफ तो अब अंदर चले गए। आप बताइएगा कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक की निशानी है, ये जो पार्टी के अरकान भी मिल रहे हैं, फिर आप लोगों के लोग जो हैं वो गैर हाजिर भी थे जब फैटिफ बिल की बात की गई, तो वहाँ पे ये इसका मतलब है कुछ ऐसे अनासर आपके अंदर मौजूद हैं जो आपकी पार्टी के बयानिए से, आपके लीडरशिप के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते, और क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं पंजाब में या फिर वफाक में? देखिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें तो बड़े अरसे से हो रही हैं, लेकिन आपने देखा कि इंतहाई किरदार कुशी के बावजूद, प्रोपेगेंडे के बावजूद बात तो यहाँ तक नहीं आई है और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना है। बिकॉज लोग अगर किसी बात पे कन्विंस हुए ना कि ये बात गलत है, तो फिर तो ऐसी सूरत के अंदर लोग अलग होते हैं। लेकिन अगर पार्टी के नज़रिए से, और पार्टी का नज़रिया है मुस्लिम लीग नून का इस्लामियत, पाकिस्तानियत और जमहूरियत, अगर आप उस पर चल रहे हैं तो आप अपने तौर के ऊपर, मेरे तो ख्याल नहीं कि ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई खबर है, क्योंकि बड़े अरसे से 2 साल से ये सुन रहे हैं, हुआ तो कुछ नहीं। जी, ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे हमसे बात कर रहे थे। इसी तमाम तर जो सियासी सूरत हाल बन रही है बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये वजह क्या बनी, इतनी खामोशी रही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बोल पड़े और अब आप समझते हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं? जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। खामोश शायद इसलिए रहे थे कि वो पहले जेल में थे, जेल से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से बाहर भेजे गए, तो यूं लगता था कि जैसे कोई उनकी खामोश कोई मुफाहमत है और शायद वो इसलिए खामोश हैं। लेकिन जब वो मुफाहमत टूटी है तो वो मुज़ाहमत पर आ गए हैं और वो बोलना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि अब मुफाहमत से मुज़ाहमत का सफ़र जो है वो शुरू है। जी, ठीक है। सुहेल वड़ाइच साहब, ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी कहा था कि नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन बन चुके हैं। क्या ये मवाजना दुरुस्त है? आप ये बात दुरुस्त समझते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे मवाजने नहीं करने चाहिए। अगर फर्ज करें हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो नून के पास है, उसकी सरबराही, उनके पास वोट हैं करोड़ों, तो इतने लोग जो है वो
मुल्क के खिलाफ तो नहीं हो सकते। तो ये एक सियासी मुखालफत है, सियासी मुखालफत तो सियासी मुखालफत ही रहना चाहिए। वतन की मुखालफत या मुल्क से मुखालफत उसको नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। सोहेल बड़ाइच साहब, आपके इल्म में है शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले की थी, उन्होंने खुल के कह दिया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उनकी बाकी अबूरी ज़मानत जो है वो ख़त्म हो, उन्होंने अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली। ये जो उनकी खामोशी और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की फिर वो जिसे कहना चाहिए हुकूमती बयान के मुताबिक मुसलसल कौमी राजों से पर्दा उठाना, गैर मुल्की साजिश के या गैर मुल्कियों के एमा पर मुल्क दुश्मनी करना, आपके ख्याल में ये खामोशी से ये मुज़ाहमत तक का सफ़र दोबारा तय होने की वजह क्या बनी है और अब आगे ये कहाँ पे ये सिलसिला जाके रुकेगा भी कि नहीं? देखिए, जब तक तो मियाँ नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद खामोशी रही तो वो भी खामोश रहे। जब यहाँ पे ये कहा गया कि वो वापस उनको लाया जाए, अदालतें भी मुतहर्रिक हुई, गवर्नमेंट ने भी कहना शुरू कर दिया कि इनको हर सूरत वापस लाना है, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ से वापस लाने की, तो फिर मेरे ख्याल है उनके पास कोई रास्ता नहीं आता, या तो मफरूर होकर और गुम हो जाते, खामोश रहते और यूं अपनी सियासी कास्ट उन्हें पे करनी पड़ती और उनका वोटर जो है वो उनके बारे में मशकूक होता। तो उन्होंने ये चूज किया है कि भाई बजाय इसके खामोश रहने के मैं बोलूं और अपना नुक्ता नजर जो है वो लोगों के सामने लाऊं। लेकिन सोहेल बड़ाइच साहब, मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी की भी बातें की गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कितनी मतवक्को है मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी और उसके क्या असरात होंगे फिर आइंदा आने वाले दिनों में PDM पे, जलसों पे, इस तहरीक पे? देखिए, ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जाहिर है अगर गिरफ्तारी होगी तो कॉम्प्लिकेट होंगे मामला। गिरफ्तारियों से तो मामला ठीक नहीं होता और इससे तो मामला खराब होते हैं, इससे मामला आगे बढ़ते हैं, पेचीदा होते हैं, लोगों को गुस्सा आता है, इससे मुआवजा बढ़ती है। जी ठीक है। सोहेल बड़ाइच साहब, आपने एक कॉलम लिखा था, शुराफा कॉलम था कि पार्टी इज़ ओवर, तो अब ये जो सूरत हाल बनती जा रही है मियाँ नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान है, तो पार्टी इज़ ओवर में आप क्या समझते हैं, किस तरफ से ये मामला चलेगा और किस तरफ से ख़त्म होगा? ना करे कोई पार्टी ओवर हो, मेरी तो ख्वाहिश है कि 5 साल हुकूमत चले और कोई एहतजाज ना हो, कोई कंपेन ना हो, कोई रैली ना हो। लेकिन जाहिर है हमारी ख्वाहिशें तो जरूरी नहीं पूरी हों। तो बुनियादी बात है कि अगर गवर्नमेंट ने अपोजिशन को कोई स्पेस ना दी, उनके साथ मुज़ाकरात न किए, तो ये मामला खराब होते जाएंगे। और हमारे यहाँ तो देखें, सैकड़ों लोगों की रैली जो है वो परेशान कर देती है और हजारों लोगों की अगर कोई रैली वाकई इस्लामाबाद चली गई या पिंडी चली गई तो उससे तो हालात मजीद खराब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि वो जो नून लीग को तोड़ने की बातें की जा रही थी, नून शीन की बातें की जा रही थी, बड़ी दिसंबर तक का अब तो टाइम बुका, आपको नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ? नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफात आपको दिखाई देते हैं और वो इख्तलाफात क्या बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं? जो पार्लियामेंटेरियन को तोड़ना या पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करना, यह तजर्बा बहुत पहले हो चुका है। हम देख चुके हैं, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिशें की गई, कामयाब नहीं हुई। मुसावात पार्टी बनी, उसमें पता नहीं क्या क्या कितनी पार्टियां बनी, नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, फलानी बनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि नून को तोड़ के काफ बनाई गई, उनकी हुकूमत तो बन गई, लेकिन जो ही नून लीग वापस आई, काफ लीग जो थी वो हवा में हो गई। तो इसलिए इस तरह की जो कोशिशें हैं वो वक्ती तौर पर तो उनको लोग इंतजार के लिए पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन वोटर को फर्क नहीं पड़ता, वोटर वहीं खड़ा रहता है। हमने देखा कि वोटर ये अगला इलेक्शन जो है जब भी होगा, आप देखेंगे कि नून का वोटर जो है वो एक दफा वोट देगा नून को, और उसके बाद फिर आई डोंट नो वो क्या होगा, लेकिन एक दफा जरूर उनके हाथ। सोहेल बड़ाइच साहब, ये आपके सामने ही है कि पहले मियाँ नवाज शरीफ की तकारीर पे पाबंदी थी, फिर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि वो सुनवाई जाएं सबको, फिर कह दिया गया कि वो तकारीर पे पाबंदी लगा दी गई है, जबकि बीच में ये गवर्नमेंट इस पे प्राइड ले रही थी कि देखें यही तो कहाँ कि पे हमने आज़ादी राय पे पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान से ज़्यादा तो आज़ादी राय है नहीं। तो अब ये पाबंदी किस तरफ इंडिकेट करिए, क्या हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, और क्या हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो पाएगी, जबकि वहाँ पे कॉपरेशन नहीं किया जा रहा बरतानिया की तरफ से भी? देखिए, अभी तक तो कोई किसी को वापस लाने की बरतानिया में स्वाय पनूशे का एक वाकया है, तो उसके अलावा कभी कोई वाकया नहीं हुआ। और सियासी वहाँ पनाह
और वो सियासी जलावतनों की एक जन्नत है, इसलिए इसका तो इम्कान बड़ा कम है। तो मुआवजा ही हो सकता है अगर ये लाने में कामयाब हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूज तो होगी, जो दबाव अपोजिशन का बढ़ेगा, आज़ादी इजहार का जो सर्कल है या दायरा है वो और तंग होगा, और इसी तरह सियासी आज़ादियों जो हैं उनका भी दायरा तंग होगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन को स्पेस दे, उनके साथ मुज़ाकरात करें, रैलियों और जलसों और फिर अल्टीमेटली धरनों की तरफ ना जाने दें उन्हें, क्योंकि अगर वो गए तो फिर हुकूमत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। जी ठीक है। सुहेल वड़ाइच साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि अपोजिशन किसी वक्त में जाकर इस्तीफे देगी? सेनेट इलेक्शन से पहले कोई ऐसा मामला आ सकता है? और अगर वो इस्तीफे देती है तो जैसे वज़ीर आज़म ने कल कहा कि हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे, इलेक्शन करवाना इतना आसान होगा? एंड क्या है, हल क्या होगा इसका? देखें, वज़ीर आज़म साहब के कहने का तो मतलब यह है कि वो अकेले ही मुल्क चला लेंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है। मुल्क की आधी आबादी उनके साथ नहीं है, क्योंकि आधी आबादी ने नून को, अपोजिशन को, बाकी पार्टियों को वोट दिया हुआ है। तो इसलिए ये अफवाह तफहीम से चलना ही मुनासिब होता है। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप झुक जाते हैं। आप हुकूमत में जाकर अगर खड़े रहें और अकड़े रहें तो उसका नुकसान होता है, फिर आप गिर जाते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस होगी एक सहाफ़ी के तौर पे कि डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसको फ़रोग़ दें और आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क के मामलात को हल करें। जी ठीक है, मुल्क के मामलात को पार्लियामेंट के जरिए हल किया जाए। थैंक यू सो मच, साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और लेकिन जो कुछ भी है, हमें गैर लचकदार मौक़िफ़ जो है वो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, और यही बात सुहेल वड़ाइच भी कर रहे थे अभी कि गैर लचकदार जब मौक़िफ़ आ जाता है तो फिर मुज़ाहमत बढ़ती है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुला रहना चाहिए, ताकि मुल्क का जो एक निज़ाम हुकूमत है और निज़ाम जो मईशत है वो सब चलता रहे। टाइम फॉर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।